हाँ जी दोस्तों, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, बताओ मुझे। बहुत ही खतरनाक बातें पढ़ी थी। अरे बहुत आसान था ये वाला मामला तो। सर बच्चन साहब की वीडियो देख ली थी, बहुत ही बढ़िया लगी, मजा ही आ गया था सर, है ना। अरे जय श्री राम। चलो शुभ मुहूर्त भी हो गया। चलो सुनो इधर, है ना। अब सुनो, कसम है तुम सबको एक ओंकार के नंबर अच्छे आने चाहिए तुम्हारे। अब बताओ मुझे, पिछले लेक्चर में पढ़ा सेक्शन 62 पढ़ा था। क्या था बताना जरा। नोवेशन और तीसरा फिर क्या पढ़ा सेक्शन 63। तो 63 के दो थे, कौन कौन से। घेवर वगैरह, है ना। घेवर देवर, बस ये मत लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। कभी घेवर और देवर ही लिखाओ। और उसके बाद हमने पढ़ा था मर्जर ऑफ राइट, यानी इनका कोड हमने पढ़ा था वॉर्म वेलकम करेंगे, है ना। नो वॉर्म या WRM वॉर्म, है ना। वॉर्म पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसमें भी हमने 4 बातें पढ़ ली थी, ठीक है। जो पहले से बातें उनको एक जगह पे रख दिया, डेथ, डिस्ट्रॉय, है ना। जब प्रोमिसरी क्या बन जाए, प्रोमिसी बन जाए, इंसॉल्वेंसी। फिर क्या पढ़ा था सर, मेटीरियल ऑल्ट्रेशन, वो उसमें आ गया था, ठीक है ना। प्रोमिसर बिकम प्रोमिसी, दुनिया गोले हमने जान ली थी, बात जान ली थी ना। उसके बाद क्या पढ़ा था दोस्तों, हाँ क्या पढ़ा था, सेक्शन 65। बहुत बढ़िया बात, सेक्शन 65 पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा था लैप्स ऑफ टाइम, है ना। अच्छा ये होता है, एक बच्चा बहुत परेशान कह रहे सर आपने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, जब जे वाला चैप्टर पढ़ाया था, जे वाला, तो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्शन में सेक्शन 19 में हमने पढ़ लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है ना। धारा किसमें सर, पूरी धारा। कल आपने क्या पढ़ा दिया भाई, जे क्या हो गया। सही तो गलत बात है, बेईमानी कर रहे हो हमारे साथ, है ना। वहां कुछ और सेक्शन पढ़ाते हैं, कुछ और सेक्शन पढ़ाते हैं, ऐसे कैसे। बोलो। नहीं कह रहा, नहीं। अच्छा एक बालक कल पूछ भी गया था ये बात कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, भगवान के लिए बता दो, बताओ भैया ऐसा क्यों है। ना मुन्ना ना, हाँ मुन्नी, मेरी बहनें चारों चश्मे वाली, 5 6 हो, बताओ जल्दी। मास्क वाले भैया, तनिष्क नहीं पता, वो सही कह रहा है, वो पीछे बैठ रहा है, इसका मतलब थोड़ी सा कुछ नहीं आता। बताओ यार, मतलब इनको लगता है तो पीछे बैठता है वो गोल है। हाँ ये लगता है कि आगे बैठा वो इंटेलिजेंट है बस। ना मुन्ना ना, वो जो मैंने 19 पढ़ाया, 19 असर किसका था, 19 असर किसका था, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस 19 से, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों ही क्या थे सर। तो वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके इफेक्ट 19 में लिखे गए। तो भैया 19 में जो हमने इफेक्ट पढ़े वो वॉइडेबल के इफेक्ट पढ़े। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है पुष्पा, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तो इसलिए हमने वहां सेक्शन 64 पढ़ा था। एज पर सेक्शन 64 इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल देन प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, धमकी वाले में पढ़ाया था, कोर्शन वाले में, है कि नहीं बात, कि जिससे धमकी का सामान लिया गया, जिससे बंदूक दिखाकर मैंने मोबाइल छीना और उसे कुछ पैसे दे दिए, ये ले पकड़ 10 रुपए, तो मैं तो उसको मोबाइल लौटाऊंगा, वो बंदा मुझे क्या लौटाएगा, वो मुझे 10 रुपए भी लौटाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन उसके ऊपर लगता है सेक्शन 64 के हिसाब से। याद आ गई बात। तो 19 पढ़ा था, 64 पढ़ा था, 72 पढ़ा था, 3 सेक्शन एक साथ पढ़ते नहीं पढ़े थे। तो 19 पढ़ा था कि उसका इफेक्ट है, 64 ये 64 क्या पढ़ा था कि मुझे लौटाना पड़ेगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल देन प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन अलाउड। 65 क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में, 65 क्या पढ़ा, ओ कबीर सिंह, प्रीति की शादी हो जाएगी और तुम नशे में रह जाओगे, होने वाली प्रीति की शादी 2-3 महीने में ही, है ना, फिर तुम नशे में रह जाओगे भैया। मेरे ख्याल ही में भी तेरा ख्याल आया, फिर ख्याल ही आएगा, फिर
है ना, डिग्री भी तो आनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी तो आना चाहिए। 65 क्या पढ़ा? 65 ये पढ़ा वॉइड के लिए, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, पिछले लेक्चर में पढ़ा, अगर वॉइड होता है, पिछले लेक्चर में कल्लू हलवाई वाला एग्जांपल, बाबा सहगल वाला एग्जांपल, बीमारी हो गई, आंख लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमें क्या लगेगा सर? प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? तो भैया 64 65 दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन में 64 जब लगेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? तो भैया जो पिछला पढ़ लिया उसे कहे भूल जा रहे हो भैया? अरे कहे भूल जा रहे हो भैया, कहे भूल जा रहे हो बता दो, है ना, उसे नहीं भूलने का। पहले भी तो पढ़ा था, तो वो बालक बहुत ही होशियार निकला जिसने कहा कि सर आपने पहले तो 64 पढ़ा दिया, 65 पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो आप, तो है कि नहीं बात? तो उसने शक किया, बिल्कुल सही किया, है ना, कि सर जब प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन हम 64 पढ़ चुके हैं तो फिर 65 में कैसे आ गया? उन्होंने शक तो सही किया, लेकिन उसने लॉ को कंपेयर नहीं किया। वहां क्या था? वॉइडेबल। वॉइडेबल में तो पढ़ा था क्वेश्चन, यहां क्या है? वॉइड। सिर्फ सिंपल सा फर्क है कि दोनों सेक्शन को अलग कर दिया, वॉइडेबल और वॉइड की वजह से सेक्शन बढ़ाने का क्या है? तरीका है, बस और कुछ नहीं। एक ही साथ लिख देते, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और वॉइडेबल देन प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अलाउड। एक ही सेक्शन में लिख देते ना भैया, ना हम तो सेक्शन बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे तो भैया क्या करें, हमें क्या करना पड़ता है सर? याद करना पड़ता है, मेरा फर्ज है तुम्हें बताना पड़ता है। तो ये फर्क है 64 और 65 में। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन इन बोथ द केसेस एप्लीकेबल। इन केस ऑफ वॉइडेबल सेक्शन 64 अलाउ, इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 65 लगेगा। बोलो समझ के समझ आएगा सर? नोट कर लीजिए भैया, 65 के साथ ही नोट कर लीजिए, है कि नहीं बात? सर ये बात हमने पढ़ ली थी और लैप्स ऑफ टाइम पढ़ लिया था। आज सर बात करते हैं किसकी सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एग्जाम के लिए ना। पहले तो खतरा बनाएंगे लाल पेन से, क्योंकि खतरा हमेशा ऐसे ही बनता है। खोपड़ी बना लेना, 2-4 ऐसी हड्डी सी बना लेना, याद आ गया ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इस पे बहुत ज्यादा 90% चांस इसके होते हैं एग्जाम में आने के, इसलिए खतरा बनाएंगे इसके ऊपर। डेंजर 56 एक ऐसा सेक्शन है जो एंड के चैप्टर में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है ना, राइट? तो खतरा बना लेंगे इसके ऊपर सर कि 56। ठीक है, 56 क्या कहता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा सर? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा अगर वो क्या हो गया सर? इम्पॉसिबल। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे पॉसिबल क्या नहीं किया जा सकता सर? पॉसिबल बनाया ही नहीं जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा सर? वॉइड होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, पुष्पा, है कि नहीं बात? राइट। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होता है तो वो तो हमेशा ही क्या होता है सर? वॉइड होता है। पहली बात हमने कहां पढ़ी थी? पहले कुछ हमने पढ़ा था कंसिडरेशन में, है ना, सेक्शन 10 में भी पढ़ा, धारा 10 में पढ़ा नहीं पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग पॉसिबल। फिर हमने कुछ बातें कंसिडरेशन में भी पढ़ी। कंसिडरेशन में क्या पढ़ी? सेम फोटो लगा रखी है मैंने कि भैया अगर आप कंसिडरेशन में देते हो जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, याद आ रही बात? फिल्मी बातें, तो ये क्या होगा सर? हाँ, ये वहां पे भी वॉइड था। फिर यही बात हमने पता कहां पढ़ी थी? जब हमने कंटीजेंसी वाले टॉपिक पढ़े थे। कंटीजेंसी डिपेंड अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, धारा कौन सी थी वो? हाँ, कंसिडरेशन। फिर हमने बात पढ़ी थी सेक्शन 36 में कि कंसिडरेशन डिपेंड, कंसिडरेशन कह रहा हूं सॉरी, कंटीजेंसी है ना, कंटीजेंसी डिपेंड अपॉन द इम्पॉसिबल इवेंट। अगर तुम चांद तारे तोड़ लाए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो हमारे पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट अगर चांद तारे तोड़ लाए, शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर, है ना, मरे हुए को जिंदा कर दिया, याद आ रही बात? बोलो, है कि नहीं बात? तो वो कंसिडरेशन वाली बात में भी क्या था? वॉइड था। सेक्शन 10 के हिसाब से भी क्या था? वॉइड था। और 36 में भी क्या था सर? सच कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो भी क्या था सर? वॉइड था। यानी इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हम पहले भी अलग अलग जगह पढ़ चुके हैं, 10 में, कंसिडरेशन में और 36 में। यानी 3 बातें हमें क्या पढ़ा चुकी है सर? कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबिलिटी पे डिपेंड हो जाता है तो वो क्या होगा सर? वॉइड होगा। इतनी बात समझ में आते हैं भाई, इतनी बात समझ में आते हैं, है कि नहीं बात? यानी कि उसका एंगल बदल दिया। आज क्या किया है ना, आज उसका एंगल बदल दिया और कह दिया आज कुछ नए एंगल से पढ़ेंगे, कुछ अलग से बात करेंगे, इसलिए पूरा सेक्शन इसके ऊपर ही बेस बना दिया। यानी कि इम्पॉसिबिलिटी, भैया 2 तरीके से, सेक्शन 56 ने बोला इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके से लाएंगे हम, ठीक है ना? तो एक दिन मैंने इम्पॉसिबिलिटी से पूछ लिया, मैंने कहा वहां पढ़ा दिया, फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा दीजो,
है कि नहीं बात, राइट। ठीक है, फिर यहां पे पढ़ा दो 10 जगह पे तुमने इम्पॉसिबिलिटी पढ़ा दी। मुझे बता दो कि अगर बच्चे ने मुझे एक दिन पूछ लिया कि सर कितनी जगह हमने इम्पॉसिबिलिटी पढ़ ली या इम्पॉसिबिलिटी कितनी जगह हो गई, तो बता मुझे इम्पॉसिबल ने क्या जवाब दिया, ये जवाब दिया। अब तक कितनी इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, अब तक 56। अब तक 56 एग्जाम्पल आ चुके हैं, अब तक 56 केस आ चुके हैं। किसके ऊपर सर, नाना पाटेकर। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने छोटे दिमाग में डाल ले कितनी इम्पॉसिबिलिटी है, अब तक 56। इसलिए इम्पॉसिबिलिटी का सेक्शन क्या रखा सर, अब तक कितनी इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है। पर क्या हमें 56 के 56 केस पढ़ने हैं, नहीं, वो घूम फिर के एक जैसी केस है। 2-4 तुम पहले पढ़ चुके, 2-4 हम आज पढ़ लेंगे, है ना। तो अब तक 56 इम्पॉसिबिलिटी आ चुकी है, अब तक 56 इम्पॉसिबिलिटी आ चुकी है। इसलिए सेक्शन का नाम भी क्या रखा सर हमने, हाँ सर, इसलिए धारा का नाम रखा अब तक 56। अब तक 56 ने बोला कि सर 56 एग्जाम्पल, 56 केस लॉ आए किसके सर, इम्पॉसिबिलिटी के 56 केस लॉ। उन सभी केस लॉ को हमने 2 भागों में बांटा। जब जज ने देखा कि कितने केस लॉ है, जोर से बोलो पीछे वाले, अरे हिंदी में ना अंग्रेजी में बोल दो कितने। हाँ, अब तक 56 यानी अब तक 56 केस लॉ है। 56 केस लॉ को कितनी कितनी धाराओं में बांटा गया, कितने वे में बांटा गया, 2 टुकड़ों में किया गया। जज साहब ने देखा कि जितने भी 56 केस लॉ है, जितने भी केस लॉ हमारे अब तक 56 है इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर, उनमें से कुछ तो ऐसे केस लॉ थे जब बताने वाले को पहले से पता था, जब कॉन्टेक्ट करने वाले को पहले से क्या था सर, पता था कि ये नहीं हो सकता भैया, ये कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता ये। जैसे कि पार्टीज को, कौन सी पार्टीज को सर, बोथ पार्टीज, दोनों को। व्हेन बोथ पार्टीज नोन है किसके बारे में सर, अबाउट इम्पॉसिबिलिटी, हाँ, कि इम्पॉसिबिलिटी का क्या है सर, पता है, दोनों को पता है सर। सर ऐसे कैसे एग्जांपल होगा कि दोनों को पता है, जैसे भैया मरे हुए इंसान को क्या कर देना सर, जिंदा, ठीक है ना, राइट। अब मैं मोंजुलिका बनाऊंगी, मैं मोंजुलिका बनाऊंगी, मरे हुए इंसान को क्या कर देना सर, जिंदा कर देना सर। कभी हो जाएगा मरे हुए इंसान को जिंदा, है कि नहीं बात, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भैया 5000 किलोमीटर तैर जाऊंगा, इंडियन ओशन में कूदूंगा, सीधा अंटार्कटिका ओशन में निकलूंगा, है कि नहीं बात, ना भैया ना, ई नहीं चौबे भैया, ऐसे मत करना, पता लगा लाश ही नहीं मिल रही रास्ते में, कोई वेल मछली लेके उठा के, है ना, फिर ढूंढ नहीं पाए। तो भैया कई हजार किलोमीटर मैं कूद के फांद के या स्विमिंग करके चला जाऊंगा, दोनों को पता है ऐसा नहीं हो सकता, मजे मजे में कॉन्टेक्ट कर रहे हो तुम, है कि नहीं बात। या फिर कोई बहुत ही बड़ा खजाना जिसमें दौरान ढूंढने गया था, हाँ, कि भैया मैं कोई खजाना, गड़ा हुआ खजाना क्या करूंगा सर, ढूंढूंगा हॉलीवुड की पिक्चरों की तरह, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया ऐसे भ्रम में मत रहना, ठीक है। आओ चले जुरासिक पार्क, मुझे पता कहां टिकट कराऊंगा तेरी, तो जुरासिक पार्क जैसे रियलिटी में कोई चीज नहीं है, तो ऐसी चीजें खजाना ढूंढ लेना, जुरासिक पार्क कर देना, मरे हुए को जिंदा कर देना, बहुत दूर तक तैर के चले जाना, है कि नहीं बात, राइट, या चांद तारे तोड़ के लाना, इस तरह के कॉन्टेंट जो शुरू में कर रहे हैं, क्या दोनों को पता है कि नहीं पता, बता ना। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो गाना गा दिया तुमने, अरे कैसे गा दिया भाई तुमने गाने, है कि नहीं बात। तो पुराने जमाने में भी गाने क्या बनते थे सर, इम्पॉसिबल इवेंट बनते थे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, ठीक है। चांद के ऊपर तो बॉलीवुड ने पता नहीं कितने गाने बना रखे हैं, ठीक है, राइट। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हो गया, कुछ फैक्ट्स है कि नहीं है, या कुछ भी कर दो क्या। इन सभी में बताओ दोनों पार्टीज को पता है कि नहीं पता, पता है कि नहीं पता, सच में बताओ, पता है ना। अगर दोनों पार्टीज को पता है कि जो हम कर रहे हैं एक्चुअली वो हो ही नहीं सकता, मरे हुए इंसान जिंदा हो ही नहीं सकता, खजाना मिल ही नहीं सकता, तो जज साहब ने सेक्शन 56 ने बोला कि जो 56 तरह के केस लॉ थे उसमें से कुछ कैटेगरी जो निकल के आई, पहली वो क्या थी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इंपॉसिबिलिटी। कौन सी इंपॉसिबिलिटी सर, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर, आपको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर पता है कि ई नहीं, ए नहीं हो पाएगा, ई नहीं चौबे भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना। दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हुए वो ऑब्वियसली बात है इनिशियल नहीं होंगे। तो जो 56 तरह के केस लॉ है उसमें से दूसरी कैटेगरी पता क्या बनी, कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया, सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम ये पहली बार भी पढ़ चुके हो, तुम बताना तुमने ये बात कहां पढ़ी है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब क्या था वो, तब पॉसिबल था।
100% पॉसिबल था। लॉ भी कहता पॉसिबल था, भैया मान रहे भैया पॉसिबल था, हम कब मना कर रहे हैं पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाद में कॉन्टेक्ट होने के बाद में यम पॉसिबल होगा, यम पॉसिबल। बताओ। और यही सजनी गजनी वाली बात हमने कहां पढ़ी? हाँ बिल्कुल सही, बोलो। हाँ वॉइड कॉन्टेंट में पढ़ी नहीं पढ़ी? चैप्टर नंबर 1 सेक्शन क्या पढ़ा था? जे वॉइड है। जे वॉइड है मतलब कॉन्टेंट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। डेफिनेशन याद की थी नहीं की थी? जब मैंने कहा था भैया कानून पढ़ने का यही मजा है, आपको ऐसी चीजें पढ़नी याद करनी पड़ेंगी जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता सर, है कि नहीं बात? कॉन्टेंट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। फिर हमने जोड़ दिया था बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो पहले जब किया होगा तो कॉन्टेंट क्या होगा सर? पॉसिबल होगा। यानी बिल्कुल सही बात, सजनी और गजनी, है कि नहीं बात? राइट। विवाह पक्का हो गया, विवाह पक्का हुआ, संपन्न नहीं हुआ। विवाह पक्का हुआ तो एग्रीमेंट हो गया शादी का, और इंडिया में शादी के एग्रीमेंट क्या माने जाते हैं? वैलिड माने जाते हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश लॉ से इसको कॉपी किया है। तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। दोनों बिल्कुल सही थे, खुशी खुशी थे, शादी कार्ड भी छप चुके थे। लेकिन क्या हुआ सर? बाद में क्या हुआ सर? हाँ, सजनी या गजनी में से कोई अल्लाह को प्यारा हो लिया भैया। अब बताओ शादी किससे हो सकती है? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लीगल है शादी कर लेंगे, मैं थामूंगा तेरा हाथ, है कि नहीं बात? तो क्या लीगल है शादी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पर्सनल नेचर की बात हो गई, तो लीगल है शादी कर नहीं सकते। तो हमने तो पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। 2J में पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। अब जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पर्सनल स्किल्स वाली बातें कोई भी लीगल हायर नहीं कर सकते, 2J में भी हमने पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? वॉइड है। अब उसको एंगल बदल दिया, एंगल। जो 2J ने बोला और जो लीगल हैज पर्सनल स्किल्स वाली बात नहीं कर सकते, सेक्शन 40 है ना, प्रोमिसर हिमसेल्फ परफॉर्म द प्रॉमिस बट सच प्रॉमिस शैल नॉट बी द नेचर ऑफ पर्सन। यानी अनुष्का शर्मा खेलने नहीं आ सकती, विराट कोहली मारोगे तो मैं खेलूंगी, है कि नहीं बात? तो वहां भी क्या था सर? पर्सनल स्किल आएगी तो क्या होगा सर? वॉइड होगा। तो 2J ने भी वॉइड बोला, पर्सनल स्किल सेक्शन 40 ने भी अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हुई तो भी वॉइड बोला। और तीसरी कैटेगरी सेक्शन 56, सेक्शन 56 ने उसे एक नया नाम दिया। इस प्यार को क्या नाम दे? एक नाम तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिया, एक नाम तुम्हारे स्कूल के दोस्तों ने तुम्हें दिया, और एक नाम तुम्हारी एक्स ने तुम्हें दिया होगा, सोना सोना बोबू जो भी दिया होगा, है ना? तो अगर एक बंदे के 3 नाम हो सकते हैं, तो जज साहब कह रहे हैं कि एक ही लॉजिक के, एक ही कॉन्सेप्ट के 3 सेक्शन क्यों नहीं हो सकते भाई? 2J हो सकता है? हो सकता है ना? 40 हो सकता है? हो सकता है ना? तो 56 क्यों नहीं हो सकता? अब इसके अगर 3 नाम हो सकते हैं, है ना, एक पापा का, एक दोस्त का और एक्स टीचर, तो 3 नाम जो हुए हमारी जिंदगी में, तो ऐसे जज साहब कह रहे हैं एक सेक्शन के भी, एक लॉजिक के भी, एक लॉ के भी 3 सेक्शन हो सकते हैं। बाद में लड़ना मत यार, एक ही बात को अलग अलग सेक्शन में जबरदस्ती घुमा रखा है तुमने। मुद्दा यह है कि उन्होंने एक ही बात को 3 जगह नहीं 10 जगह बोल रखा हो। हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमें पता होना चाहिए कहां पे क्या लिखा है, इसका क्या रिजल्ट है। तो बताओ 2J जो पढ़ते थे, एग्रीमेंट क्या था? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था सर? वॉइड। 40 में क्या हुआ? पर्सनल स्किल। 56 ने उसे नया नाम क्या दिया? इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, सॉरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इम्पॉसिबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो जज साहब ने सेक्शन 56 ने इस प्यार को एक नया नाम दिया, और जज साहब ने बोला इट इज कॉल्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोला भैया? है ना, क्या बोला? एक बार बोलना मर्जी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को आप 2J में भी पढ़ते आए हो और सेक्शन 40 में भी पढ़ते आए हो कि पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, और 2J में भी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो चुके हैं। अब इसका आज इसी बात का तीसरा नाम तुम्हारा सोना बाबू जो जिसने भी रखा, उसमें हमने क्या रखा आज? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक इम्पॉसिबिलिटी हुई इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक इम्पॉसिबिलिटी हुई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी सेक्शन 56 ने बोला 56 तरह के केसेस से, 56 तरह के केस लॉ से एक ही रिजल्ट निकल के आया कि इम्पॉसिबिलिटी जिंदगी में कभी भी, सुनने मेरे भाई, इम्पॉसिबिलिटी जिंदगी में कभी भी क्या होगी? या तो इनिशियल होगी
या फिर सुपर मीनिंग होगी। अब 56 के 56 केस पढ़ने की जरूरत नहीं, 56 के 56 केस पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या रखना है, आइदर इम्पॉसिबिलिटी विल बी द इनिशियल और आइदर इम्पॉसिबिलिटी विल बी द सुपर मीनिंग। इन बोथ द केसेस बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। बोलो जमती की जमती बात, बोलो। नोट कर लिया ये पुष्पा, नोट कर लिया नहीं कर लिया? तो सेक्शन 56 धारा 56 बस इतनी सी बात कहता है। पढ़ ले एक बार सर, एक बार पढ़ लेते हैं। ये लिखी बात सर, इफेक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। एज पर सेक्शन 56 अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हुई है किसी भी रीजन की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइड होगी। बात समझ में आ रही, ठीक है, राइट। दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी से सेक्शन का नाम क्या रखा गया सर अब तक, इसे नोट्स में लिख के दिया ताकि याद रहे तुम्हें। अब तक 56 दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी पढ़ा दी मैंने तुम्हें, इनिशियल और सुपरवीनिंग। सबसे पहले कौन से पढ़ते हैं ना मुन्ना, ये मुन्ना, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी। अब इसे केस ध्यान रखना, इसे केस इनिशियल इंपॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले दोनों ही बातें सेक्शन 56 में लिखिए, कोई और केस नहीं लिखना। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी में सबसे पहले जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है इसे एग्जाम में लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको एग्जामिनर को बताना कि भाई इनिशियल इंपॉसिबिलिटी ये होती है। एग्जामिनर को समझो, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, एग्जामिनर तो क्या कर रहा है, हाँ जड़मती है ना, राइट, मूर्ख बुद्धि है। उसने कहा उसके पास तो सॉल्यूशन है और कॉपी है, वो तो सॉल्यूशन से देखेगा, कॉपी से मैच करेगा, मैच कर रहा नंबर दे देगा। उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है कि नहीं, उसे खुद याद नहीं, राइट। तो भैया सॉल्यूशन को और मेरे सॉल्यूशन में और आईसीआई के सॉल्यूशन को मैच कराने के लिए ये लाइन लिखनी जरूरी, क्योंकि आईसीआई के सॉल्यूशन में ये जरूर लिखा मिलेगा क्या, इंपॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये पहला केस क्या बना सर, पहला केस ये बना, दोनों पार्टी को पता था, सुनना ध्यान से, बोथ पार्टी नोज, दोनों को पता है कि ये नहीं हो सकता। चांद तारे तोड़ के लाना, मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना, क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, सच एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सॉल्यूशन आंसर तुम पहले से जानते हो, ठीक है ना। ये देखो लिखी बात, मैं भैया बॉम्बे से इंडियन ओशन तैर के चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा कहीं दूर एडन तक 7 दिन के अंदर। तो जज साहब ने बोला भैया ई नहीं चल रहे, ऐसे एग्रीमेंट मत करना भाई, मरने के है ना, लाश भी नहीं पाई जाएगी तुम्हारी, कौन ढूंढेगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ सर, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, आसान सी बात है। अगली बात बड़ी मजेदार है सर, अगली बात बड़ी मजेदार है। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी की, और इनिशियल इंपॉसिबिलिटी की बात दोनों ही पार्टी को नहीं पता, बोथ प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी नॉट नोन। या जे क्या बात हो गई, दोनों को ही नहीं पता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसी बात तुमने आज से पहले कहां पढ़ी है, हाँ बिल्कुल सही बात। ये मैं सोचता पीछे वाला पढ़ नहीं रहा, पीछे वाला भी पढ़ता है कि नहीं बात। दोनों बातें कहां पढ़ी है सर, बायलैटरल मिस्टेक में तो पढ़ी है, म्यूचुअल मिस्टेक, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, मिस्टेक एज टू क्वालिटी, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, याद है कि बात। तो 4-5 तरह की जो हमने मिस्टेक पढ़ी थी वो दोनों ही पार्टी को, हॉर्स वाला एग्जांपल याद है, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक हॉर्स का, और वो हॉर्स पहले से क्या है, डेड है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि घोड़ा मर चुका है। यानी बोथ द पार्टी अंडर द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, है ना, राइट। ये लिखी बात सेम, हॉर्स सेम एग्जांपल लिखा है वहीं का, ताकि तुम्हें वहां से लिंक हो जाए बात। अच्छा वो सेक्शन कौन सा था, म्यूचुअल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, बा से 22 और बा से बायलैटरल, सॉरी बा से 20 और बा से बायलैटरल। तो क्या था सर, सेक्शन 20 प्लस सेक्शन 56, 20 और चलो यहां लिख देता हूं, है ना, धारा 20 और धारा 56 एक ही बात कहते हैं। धारा 20 सेम केस को किस एंगल से पढ़ता है, बायलैटरल मिस्टेक। धारा 56 इस केस को किस एंगल से पढ़ती है, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी नॉट नोन बाय बोथ द पार्टीज, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी नॉट नोन बाय बोथ द पार्टीज। और अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन टपक गया, डिसाइड द केस, और लिखा आ गया यहां पर, बस यहां पर लिखा आ गया मुन्ना, डिसाइड केस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या लिखना पड़ेगा, दोनों चिपकाने पड़ेंगे, 20 से भी और 56 से भी। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, वॉइड आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा ना, वॉइड, एंगल बदल दिया।
तो एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है जो जैसा एग्जांपल वहां भी है यहां भी है, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले प्रोविजन में सेक्शन 20 लगाऊंगा, फिर प्रोविजन में सेक्शन 56 भी लगाऊंगा, और फिर एनालिसिस में बताकर लिखूंगा एज पर द फोर्सेड बोथ द सेक्शंस या फोर्सेड प्रोविजंस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज, या गप्पू एंड पप्पू इज void. ठीक है, रीजन डेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अननोन टू बोथ द पार्टीज, बायलैटरल मिस्टेक भी है और इनिशियल इंपॉसिबिलिटी भी है. ठीक है, बात समझ आ गई. सर पहला केस क्या बना? अननोन टू, पहला केस क्या बना? हाँ, बोथ नोन, बोथ नो अबाउट द इनिशियल इंपॉसिबिलिटी, बोथ नो. दूसरा क्या है? हाँ, तो फर्क समझना, यहां पर दोनों को पता है और यहां पर प्रॉमिसर प्रॉमिसी नॉट नोन, यहां पर दोनों को नहीं पता. तो पहले केस में दोनों को पता है, दूसरे केस में दोनों को नहीं पता. एग्जांपल तो समझ में आ चुकी है बात. तीसरा भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका एंगल 56 में डाल दिया, जहां ना जहां पे सिर्फ किसको पता है सर? बोलो. हाँ, किसको पता है सर? प्रॉमिसर अलोन नो, सिर्फ एक बंदे को पता है. तो बिल्कुल सही बात. किसके बराबर हुआ ये तो फ्रॉड के बराबर हुआ. अब दोबारा वो क्लिप दिखाने की, मूवी क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूं तुम्हें, इसलिए उस क्लिप दिखाने की वजह उसका नाम यह लिख रखा है मैंने. याद आई बात? तो मैंने क्लिप दिखाई थी तुम्हें, कपिल शर्मा पहली शादी कर चुका, फिर वो दूसरी भी कर रहा है, फिर वो तीसरी भी कर रहा है, अगली बात, और 4 भी कर लेता है. तो ये बताओ 4 शादी करना बिना लुढ़काए, भैया करो तो क्या करो, 7 खून माफ की तरह पहले वाले को क्या करना है सर? लुढ़काना पड़ेगा ना. तो एज पर हिंदू लॉ क्या होगा सर? वो वॉइड होगा, नहीं होगा. सेम बात तो लिखिए मुन्ना. सिर्फ किसको पता है सर? प्रॉमिसर. सिर्फ कपिल को पता है कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, फिर मैं दूसरी शादी कर रहा हूं. तो वो पिक्चर बिल्कुल वॉइड कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है. Where at the time of entering the contract, promisor Kapil Sharma only know about the impossibility. Such promisor compensate for the loss. वो लॉस के लिए कंपनसेट करेगा किसको सर? प्रॉमिसी बोले तो सेकंड वाइफ को, क्योंकि ये कंपनसेशन इसलिए हो क्योंकि इक्वल टू किसके रखा जाएगा? इक्वल टू फ्रॉड के बराबर रखा जाएगा. राइट. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, की वो प्रॉमिस नहीं निभा सकता, उसका प्रॉमिस बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सेकंड मैरिज अलाउड नहीं है. पढ़ो जल्दी. ऑलरेडी मैरिड है चमेली से, एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, कि आप है ना दूसरी शादी नहीं कर सकते. पॉलीगैमी समझ गए ना? एग्जिस्टिंग वाइफ के होते हुए सेकंड मैरिज करना. ए मस्ट मेक, यानी कि गलती से ए हो गया है ना, क्या लिखेंगे सर? ए की जगह आएगा के, है ना. के मस्ट मेक कंपनसेशन टू बबली फॉर द लॉस कॉस्ट टू हर बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस. बात समझ आ गई? तो कपिल को क्या करना पड़ेगा सर? कंपनसेट करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा. तो हमने क्या पढ़ा? इनिशियल इंपॉसिबिलिटी के 3 केस. पहला, नोन बाय बोथ द पार्टीज, अननोन बाय बोथ द पार्टीज, और नोन बाय ओनली प्रॉमिसर. क्या चीज? नहीं, अरे हिंदू लॉ के ऊपर थोड़ी निकल जाओगे. ना, अगर ये केस है तो उसे तो बताना तो पड़ेगा. ये समान नहीं है ना, समान वगैरह पर्सनल के लिए बात हो गई. मुझे दूसरे लॉज का भी ध्यान रखना है. ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट सबसे छोटा है घर में, बाकी जितने भी लॉज है वो क्या है? सबसे बड़े, सब बड़े बड़े. अब हिंदू लॉ में क्या लिखी है बात? सेकंड मैरिज अलाउ नहीं हो सकती. तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा भैया, बड़े भैया ने बोल दिया ना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो मैं अपने क्या मानूंगा उसे? हाँ, वॉइड मानूंगा भाई. और दूसरा फ्रॉड के बराबर भी है कि नहीं बात? अब किसकी बात आती है सर? सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी. सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी बताना क्या हुआ सर? यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब क्या था सर? ये लिखी बात. व्हेन इंपॉसिबिलिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इंपॉसिबिलिटी थी नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन बाद में वो इंपॉसिबिलिटी अराइज हो गई. कैसे सर? कैसे सर बताओ? पहले भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हो तुम. एग्जाम्पल गवर्नमेंट का डिसीजन. हाँ, सबसे पहले जैसे बैन कर दिया, है कि नहीं बात? राइट. या फिर गवर्नमेंट ने कोई चीज आपकी टेक ओवर कर ली. ठीक है ना? टेक ओवर कैसे कर ली भैया? अब भैया
ना 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 ना, मान लो कोई पुल बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तुम्हारी खेती की जमीन क्या आ रही है? बीच में आ रही है। अब तुम लेट गए बुलडोजर के नीचे, है कि नहीं बात? मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। अब गवर्नमेंट क्या कर लेती है? तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है, इसे बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन, जबरदस्ती छीन लेना या कब्जा कर लेना। हाँ, गवर्नमेंट आपको आपकी जमीन के एमआरपी से ज्यादा क्या देती है सर? मुआवजा देती है, पैसे देती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप लेट नहीं सकते बुलडोजर के नीचे, चढ़ा दो मेरे ऊपर, आगे चलेगा तो लास्ट के ऊपर चलेगा, पुल यहीं से बनाना जरूरी है, वहां से निकाल ले उसके खेत में से, है कि नहीं बात? तो भाई ठीक है, अब जो नक्शा पास कर दिया ना, तो भैया गवर्नमेंट से ऊपर नहीं निकल सकते ना। तो गवर्नमेंट ने आपकी कोई चीज टेक ओवर कर ली, यानी आपने उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था फसल उगाने का या जमीन को बेचने का, लेकिन फसल उगाने टाइम पर और जमीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हुआ सर? बाद में क्या हुआ सर? इम्पॉसिबल हो गया ड्यू टू कंपल्सरी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ऐसी वो भैया, ऐसे बहुत साल पहले एक सिरप आता था कोरेक्स, क्या आता था? कोरेक्स सिरप आता था, कफ सिरप, उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अब तुम्हारे जैसे नशीले वाला, हाँ, अब पापा से कैसे कहें, पापा 2 बूंद लिए बिना नींद नहीं आती, 2 ढक्कन के बिना नींद नहीं आती, पापा क्या करूं मैं, है कि नहीं बात? कबीर सिंह से तो छोटा ही है, वो तो इंजेक्शन लगा रहा था, मैं तो 2 बूंद दे रहा हूं। अब पिताजी ने चपेट लगानी शुरू कर दी तुम्हें, दनादन दनादन। अब तुमने उसका नया जुगाड़ ढूंढ लिया, तुमने कहा कोरेस की शीशी उठाई, देखा उसमें 56% अल्कोहल, एक्चुअल अल्कोहल की बोतल में भी इतना नहीं होता है। तुमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है, 56% अल्कोहल 100 ml की बोतल में, ये इतना होता था 56 से 70-80, कहीं उसमें तो 70-80% भी अल्कोहल होता है, क्यों? नींद आ जाती है, नींद आती है, खांसी जुकाम, आप है ना, उसे आप नशे में भूल जाते हो। अब क्या हुआ, जब लोगों ने क्या किया, कोरेक्स का दवाई की जगह कैसा ऐसा अल्कोहलिज्म यूज कर दिया, तो गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया सर? बैन। अब कोरेक्स की जगह टोरेक्स आता है, और उसमें लिखा भी होता है नॉन अल्कोहलिक नो ड्राउज, इस तरीके से लिखा होता है ना, राइट? तो गवर्नमेंट ने देखा हमारे देश के लोग बहुत तेज हैं, है कि नहीं बात? लाइन लग रही है कहां पर? ये कह रहा है मैं तो सैनिटाइजर सूंघ के काम चला लेता हूं, वाह, है कि नहीं बात? राइट। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है सर? कोरेक्स से सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, कोरेक्स से सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है कि भैया लोग बाग उसे अल्कोहल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक कंपनी ने जो कोरेक्स बनाती थी, उसका टर्नओवर अरबों करोड़ों शुरू हो गया बनना, जो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पुरानी बात है। उनके पास ऑर्डर आने शुरू हो गए कि मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है कि क्या करो, सप्लाई कम पड़ रही है। अब ऑर्डर बन गया, जब ऑर्डर दिया गया कोरेक्स कंपनी को, तब ऑर्डर देने के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट क्या था? पॉसिबल था, वैलिड था। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता लगा कि कोरेक्स की डिमांड डॉक्टर्स की वजह से नहीं है, कि डॉक्टर आपको कफ सिरप लिख लिख के दे रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान करोड़ों लोगों को एक साथ जुकाम कैसे हो रहा है कि नहीं बात? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब अच्छा लगे बुरा लगे, कोरेक्स कंपनी को बोलना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट क्या करना पड़ रहा है सर? बैन करना पड़ रहा है। लेकिन जब बैन किया तब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कंपनीज के बीच में और मेडिकल स्टोर्स के बीच में और कोरेक्स कंपनी के बीच में। अब ये बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट किया, समझ रहे हो बात को? ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं पुष्पा तुम्हें। तब कोरेक्स कंपनी ने केस भी किया कि हमारा जो है प्रोडक्शन का चार्जेस, लेबर चार्जेस, इतना रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया। मान लो सिंपल सी बात, 1 अगस्त को ये कोरेक्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब क्या था सर? वैलिड था, पॉसिबल था। मान लो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होकर घोषणा कर दी कि भैया इस तरह की चीजें क्या होंगी सर? एसिड, नशीले पदार्थ, नशीली दवाइयां भी क्या हो जाएंगी सर? बैन। अब ये बताओ आगे जीवन में जब यहां पे बैन कर दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट इन फ्यूचर वो क्या हो चुका है सर? इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर, इम्पॉसिबल टू सप्लाई द प्रोडक्ट। अब उस दवाई को आप क्या नहीं कर सकते? सप्लाई नहीं कर सकते। कोरेक्स के कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माने गए? कोरेक्स से कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माना गया? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, हेंस वॉइड। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देंगे, जिसने एडवांस दे दिया होगा भैया उसे वापस दे दो, जिसने जहां से तुमने माल ले लिया होगा उसे माल वापस दे दो, बात खत्म। स्टेटस को एंटे कर दो, किसी को कोई नुकसान नफा की बात हम नहीं कर रहे। इसी को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी रखा गया। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी रखा तो देखो क्या लिखी बात, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब क्या था सर? पॉसिबल था। एक्ट बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर द
ये है इंपॉर्टेंट बात, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है ना। अब 56 का पैरा 2 याद हो ना हो, बस सेक्शन 56 जरूर याद रख लेना। सच कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? बिकम्स वॉइड, जब वो क्या होता है सर? इम्पॉसिबल। तो बताओ आंसर क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। पढ़ो जल्दी, केस पढ़ लो रे भैया। 56 और 56 के पैरा 2 में क्या अंतर? 56 में पहली वाली बात की गई है ना, इनिशियल। तो तुम बस 56 याद रखो, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। म्यूजिक हॉल वॉज एग्रीड टू बी लेट आउट ऑन सर्टेन डेट्स बट बिफोर दो डेट वॉज अराइव्ड। म्यूजिक हॉल क्या होगा सर? बताओ क्या होगा? सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट था तो वैलिड था, बाद में क्या होगा सर? शादी हुई, बाद में डेथ हो गई, कोरेक्स हुआ, बाद में बैन हो गया, जमीन ली, जमीन का बेचने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में वो सीज हो गई जमीन। ठीक है ना। चौथा, कोई भी आपने कोई भी वेन्यू लिया, गोडाउन लिया, बाद में क्या हो गया? वो खराब हो गया। सिंपल सी बात है, इन सब में सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी लगेगी। सर सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी को अंग्रेजों के पता क्या बोलते हैं? अंग्रेजों क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेट हो चुके तुम्हारी तरह, बिल्कुल डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला जाता है सर। वहां लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, क्या है यार, पहले सब कुछ ठीक करो, बाद में क्या होगा भैया? बाद में बिल्कुल गलत हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए लोग वहां। तो वहां पर यहां पर क्या बोला जाता है? सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। अंग्रेजों में क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। है कि मतलब एमसीक्यू वगैरह में पहले पूछ लिए जाते थे कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मीनिंग सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। है कि नहीं बात? सर सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का रीजन क्या है? पहले सब कुछ ठीक था, बाद में वॉइड हो गया। एक बालक शादीशुदा मुझसे कहने लगा, सर मेरे जीवन में सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी था, किन की वजह से आई? इन लॉस की वजह से आई। बहुत पीटते थे मुझे जब भी ससुराल जाते थे। ससुराल गेंदा फूल नहीं, कांटों के फूल, कैक्टस होते थे सर वहां। इन लॉस की वजह से सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, मेरे बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। समझ गए सर? आई से क्या बना सर? इनकैपेसिटी। पहले इनकैपेसिटी पढ़ते हैं सर। इनकैपेसिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस। समझ गए? यानी कि जब आपने किसका कॉन्ट्रैक्ट किया सर? पर्सनल स्किल का, फिर आप वो स्किल परफॉर्म नहीं कर सकते। ये रही बात। ये इसका एग्जांपल ये है सर, पढ़ना जरा। बप्पी लहरी ने एग्री किया कि भैया गाना गाने आऊंगा, फिर वो क्या हो गया सर? बहुत बीमार हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो तो है ना। फिर क्या हुआ सर? इनकैपेसिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? डिस्चार्ज। तो ये किस कैटेगरी में आया? इनकैपेसिटी, आई से, है ना। बात समझ में आ गई? यानी कि ये इसके ऊपर क्या लिख सकते हो सर? ये लिखी बात, पर्सनल स्किल जहां पे इन्वॉल्व हो, जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो और पर्सनल स्किल प्रोवाइड करने वाला बंदा या तो बीमार हो गया या इनकैपेबल हो गया, डेथ होने की वजह से, हैंडीकैप होने की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप उसको क्या बोलोगे सर? जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वैलिड था, अब क्या हो चुका है? सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है सर? वॉइड हो चुका है। बात समझ में आई? ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो जाते हैं, पता है किसकी वजह से? इसकी वजह से भैया, इसकी वजह से। बताओ किसकी वजह से ब्याह नहीं हो पा रहा? बेबे की वजह से। कह रहा भाई बेबे की वजह से ब्याह नहीं हो पा रहा। नलायक, बता किसकी वजह से ब्याह नहीं हो पा रहा? हाँ, किसकी वजह से ब्याह नहीं हो पा रहा भैया? पेन की वजह से ब्याह नहीं हो पा रहा। यानी कि विवाह करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी सर? विवाह से पहले दुल्हन भाग गई, ये नहीं पता किसके साथ, राइट। तो क्या ब्याह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूल्हे का होना भी जरूरी है कि नहीं है? राइट। पता लगा पोपट लाल की तरह शादी नहीं हो रही, और जब शादी हुई तो दूल्हा बेचारा खुशी में पागल हो गया, पोपट लाल पागल हो गया था खुशी में, मेरा ब्याह हो सकता है, मैं यकीन नहीं हो पा रहा भैया, है ना। जानते ना पोपट लाल को? पोपट लाल, है ना, राइट। और वो खुशी में पागल हो गया, तो खुशी में पागल हो गया तो ब्याह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका साउंड माइंड होना जरूरी है। यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उसकी मेन एग्जिस्टेंस, जिसके ऊपर वो डिपेंड है, वो होना जरूरी है। चाहे वो पेन हो जाए, चाहे वो पंडित जी हो जाए, चाहे वो लड़का हो जाए, चाहे वो लड़की हो जाए। अगर इनमें से कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो विवाह। अब इसको पता क्या बोला? इसको बोला एन से। इन लॉज में इसको एन से बोला गया, ये नॉन एग्जिस्टेंस। यानी कि भैया पेन नहीं पाया गया, है ना, लड़की नहीं पाएगी भैया, दुल्हन नहीं मिली, ठीक है,
राइट। जैसे कई बार ट्रक में आप देखते हो दुल्हन ही दहेज है। मेरे घर वाले जब मेरी शादी के पीछे लगे रहते थे तो मेरे घर वालों का शादी कर लिया, मैंने कहा नहीं पापा, नहीं मम्मी शादी नहीं करूंगा, पाप है शादी करना। नहीं, मैं लॉजिक दे रहा हूं ना, कह रहा सही बात है। पापा ने कहा कैसे शादी करना, हमने क्या पाप कर दिए। मैंने कहा पापा देखो, एक दिन घुमाने लगे, दो ट्रक बिल्कुल साथ में खड़े थे, मैंने कहा इसमें पढ़ो क्या लिखा है, दुल्हन ही दहेज है, दूसरी तरफ क्या लिखा है, दहेज है ना पाप है। x इजिकल टू वाई, वाई इजिकल टू जेड। एक्स दुल्हन ही दहेज है, दहेज लेना पाप है, दुल्हन लेना पाप। दहेज से दहेज काट दिया। उस दिन मेरे कान भी काट दिए गए थे। क्यों पढ़ाता है, मैं तो ऐसी बात है। मैंने कहा मम्मी बता उसमें गलत क्या है, दुल्हन इजिकल टू है ना दहेज, दहेज लेना इजिकल टू पाप, तो दुल्हन लेना पाप। पिट गया उस दिन में। उस दिन में पहली बार है ना छोटे दिमाग पर चाटा खाया मैंने मम्मी का, ठीक है राइट। मम्मी ने कहा क्यों हरकतें करता है, ऐसी ऐसी बच्चों को भी ऐसे करता है। मैंने कहा बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें करता हूं मैं। तो बता मैंने गलत क्या किया, लॉजिक ही तो है, क्योंकि हमें पढ़ाया गया बच्चों ने एक्स इजिकल टू वाई, वाई इजिकल टू जेड। तो भैया वाई से वाई कटेगा नहीं कटेगा, तो मैंने वही तो किया जो पढ़ा। लेकिन क्या करें भैया, घर वाले माने नहीं, और ये पाप मुझसे वो या नहीं करवा दिया गया। तुमने बड़े मजे ले लिए, आ जाओ, बहुत मजे ले लिए, आ जाओ, ठीक है। ये पाप तुम भी बहुत जल्द करोगे, है कि नहीं बात, राइट। हाँ, अब नॉन एग्जिस्टेंस हो गया, नहीं हो गया, तो दुल्हन नहीं है, दूल्हा नहीं है, शादी के लिए पंडित जी नहीं है, ठीक है, ये बात लिखिए सर। इसका एग्जाम्पल सर कहा है सर, जेरा भैया इसका एग्जाम्पल जेरा। रोमियो जूलियट ने कॉन्टेक्ट किया एक दूसरे से विवाह करने का, मैरिज होने से पहले रोमियो क्या हो गया सर, ल्यूनेटिक हो गया बेचारा, ल्यूनेटिक, है कि नहीं बात। कॉन्टेक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, पिक्चर इसलिए लिख के भी दे रखी है तुम्हें, नॉन एग्जिस्टेंस, कि उस स्थिति का कॉन्टेक्ट करने के लिए वो स्थिति नहीं है, ठीक है। इन लॉज में से आईएन हो गया, एल से क्या बनेगा सर, हाँ सर, चेंज इन लॉ। लॉ में कोई बदलाव आया सर, सर लॉ में बदलाव क्या आया सर बताओ, बैन वाला एग्जांपल, और केस लॉ भी आपका यही आया जो मैं आपको बता चुका हूं। इस बार कॉन्टेक्ट किया जमीन बेचने का, फसल बेचने का, ये ध्यान रखो, रेड पेन से जो उजाला, उजाला के साथ कौन मिलेगा सर, प्रकाश ही तो मिलेगा। उजाला प्रकाश रोशनी एक ही घर के हैं ये सारे। उजाला ने एग्री किया प्रकाश को, भाई मैं तेरे को जमीन बेचूंगा, कॉन्टेक्ट हो गया। कॉन्टेक्ट ने कहा भैया हम पुल बना रहे हैं, वो जमीन तुम्हारी पुल के नीचे आ रही है, इसलिए कंपलसरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। कॉन्टेक्ट क्या हो गया सर, चेंज इन लॉ की वजह से इम्पॉसिबल। ये वाला केस याद रखेंगे, है ना, श्याम सुंदरलाल वर्सेस दुर्गा, श्याम सुंदरलाल, तुम श्याम, हाँ वाई लगा देना, कोई दिक्कत, शायद हो सकता है वाई मिस हो गया हो। श्याम सुंदरलाल वर्सेस दुर्गा, ठीक है ना। एग्जाम में कौन सा स्पेलिंग याद है कि नहीं बात, नहीं मेन हो गया ना उसमें, फिर भी मतलब एक आध आई की जगह आपने गलती से ई लगा दिया तो उसका एसेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो गायब नहीं कर सकते आप। अब जैसे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में से ब्रिटेन वर्सेस बूट केमिस्ट, ऐसा नहीं कर सकते आप। बीच में एक आध ई का आई हो गया, वाई का जेड जी हो गया, तो एक बार तो चल जाता कि भाई इतना तो एक कॉमन ह्यूमन एरर, इतना तो अलाउ करता कोई भी एग्जाम, लेकिन आप पूरा शब्द गायब कर दें, है ना, ठीक है। इधर ध्यान दो, समझ आ गया बात, ये वाला केस। तो बैन हो जाना या गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लेना, ये होगा सर आपका चेंज इन लॉ। सर ए से क्या बनेगा सर, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का केस है आपका ये वाला, मिस्टर किसान, कि भैया मैं तुम्हें क्या बेचूंगा, फसल बेचूंगा, लेकिन एक्सीडेंटली फसल क्या हो गई सर, ऐसी मैंने पहले भी एग्जांपल दे रखा तुम्हें, चीनी मिल वाला, बिग बाजार ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो चीनी मिल में आग लग गई, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये पढ़ा था। सेम बात यहां है, कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। और इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, याद आ गया। आउटब्रेक ऑफ वॉर होते वो क्या बन जाएगा, एलियन। तो सेक्शन 11 में हमने बात पढ़ ली थी, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी इज वॉइड। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो क्या होगा, वॉइड ही होगा, खत्म हो गया।
अगर वो पब्लिक टेंडुलीज, याद आ गई बात, बीड़ी के पत्ते यस सर। है ना, राइट। और अगर वो सुन्नी में बात करें, और अगर वो क्या हुआ पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है, तो वो वॉर खत्म होकर ऑटोमेटिक रिवाइव कर दिए जाते हैं, नहीं हुआ तो राइट। तो इसका मतलब सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के 5 केस बने, पांचों केस को कैसे याद रखना सर, इन लॉज की वजह से सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई थी, तो इन लॉज इसका कोड बनेगा सर। अब देखो सर, ये रहा प्यार भरा एसआर के, अब बताओ इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे आप क्या बोलोगे सर, इनिशियल बोलोगे नहीं बोलोगे, नोन बाय बोथ द पार्टीज वॉइड, अननोन बाय बोथ द पार्टीज नोन ओनली बाय कपिल शर्मा, वॉइड भी है और क्लेम भी करेगा कंपनसेशन। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के 5 केस इन लॉज, इन लॉज करके 5 केस आए हमारे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के। सर कोई मुश्किल थोड़ी पिक्चर सेक्शन है सर, है कि नहीं बात, ठीक है, समझ आ रही है। अब भैया एक ऐसी बात जो आपके लॉ में तो नहीं, पर एक बार एग्जाम में आ गई, बहुत मजेदार, जब पहले सी इंटर में हुआ करता था, पर बहुत जरूरी है वो बात समझना। अब हुआ क्या, मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुमने फीस दे दी, मुझे परफॉर्म करना बाकी है अभी। तो कॉन्ट्रैक्ट जब टाइम पे आया, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, तब तो सब कुछ ठीक था। बाद में भैया मैंने आने से मना कर दिया, मैंने बोला भैया मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम सबको क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं रहा भैया, प्रॉफिट नहीं रहा, आने जाने खर्चा इतना है, एक ही दिन में 10,000 का डीजल लग जाता है मेरा, तो है कि नहीं बात, प्लेन से आ रहे हो क्या, ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा भैया पढ़ाने में। या फिर मैं कह रहा हूं भैया मैं आ तो रहा हूं पर मेरी तबीयत बहुत ढीली ढीली से रहती है, अरे मेरा हेमोग्लोबिन डाउन हो गया भैया, अरे अरे मेरा बीपी बहुत डाउन चल रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन होता है, जो भी होता है, देखो वर्ड भी नहीं पहचान रहा है, इतना मेरे मेन दिमाग में स्ट्रेस है भैया, नहीं भैया नहीं भैया मैं नहीं आ पाऊंगा बहुत ज्यादा, अरे भैया सर्टिफिकेट लाऊं डॉक्टर से, नीड रेस्ट फॉर 1 ईयर, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, है कि नहीं बात, राइट। अब बताओ ऐसे ऐसे मैं चीजें तुमसे कह रहा हूं, मेरा कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी, प्रॉफिट नहीं आ रहा, या मैं आ नहीं पाऊंगा, किराया बहुत ज्यादा है भैया, किराया बहुत ज्यादा है, अगर पढ़ना है तो पार्क में पढ़ेंगे, पार्क में नहीं कहां पढ़ेंगे, हाँ पार्क में पढ़ेंगे वहां बैठ के, ठीक है, बिल्डिंग किराए पे खाली, बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी हमें भैया, किराया बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, किराया निकल नहीं रहा, तो पार्क में पढ़ेंगे। अब ये बताओ, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट सर आपका मेरा वॉइड हो चुका है बिकॉज ऑफ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब लगता था किराया नहीं भरेगा, है ना, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक रहेगी, मुझे प्रॉफिट भी आएगा, अब क्या साइकिल से आ जाऊंगा जब अच्छे प्रॉफिट नहीं आना मुझे, है ना, मैं नहीं पढ़ा रहा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है या नहीं है, होमोग्लोबिन डाउन होगा मेरा, बताओ, तबीयत बहुत ढीली ढीली सी रहती है, ब्रेकअप होगा मेरा, पढ़ाने में मन नहीं लगता, गाने गा रहा हूं जग सुना सुना लगे, छन से टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे, बताओ ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं, बताओ सुपर विनिंग है या नहीं है, क्यों नहीं है, जब पहले था तब ठीक था, बाद में प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन कर दूंगा, क्या दिक्कत है, ले लो पैसे, ठीक है ना, राइट, तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी, ढीली ढीली सी तबीयत रहती है बहुत ज्यादा, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा मुझे, किराया नहीं निकल रहा, सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी है नहीं है। राजू भैया ने, प्रीति मैम ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी, हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं घुसने देंगे बच्चों को क्लास में, है कि नहीं, मैं धरने में बैठ गया वो, मैंने कहा भैया ओहो भैया हमारे यहाँ तो स्ट्राइक चल रही है, ताला लगा दिया मैम ने रूम के बाहर और कह दिया ताले की चाबी नहीं दूंगी जब तक कि मेरी पेमेंट नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा नेता कैसा हो उनको सर जैसा हो, है ना, नारे लग रहे हैं, ठीक है ना, राइट। अब बताओ धरने पे बैठ के लोग बाग एम्प्लॉई, तो मैं कह रहा हूं कहां से, फैक्ट्री नहीं खुल रही तो प्रोडक्शन कहां से कर दो, रूम ही नहीं खुल रहा तो पढ़ा कहां से दो, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, परमानेंट स्ट्राइक पे चले गए लोग, बच्चे नहीं एम्प्लॉय, सुपर विनिंग है कि नहीं है, लो सर वो आपका इशू है, बोलो पीछे वाले बालक, निजी कारण कैसे होगा मेरे घर भाई निजी नहीं होगा कह रहा निजी कारण है आपके घर में जाओ अपने, ठीक है, लेकिन चलो निजी कह दो या कह दो कि भैया, लेकिन एक बात है कि ये सारे के सारे जज साहब ने पता क्या बोले, जब ये केस सारे गए, अब सारे केस में पढ़ा सकते क्योंकि ये सारे आप अगले लेवल में पढ़ेंगे,
इंटर वगैरह में पढ़ेंगे अभी कैसे, है ना, राइट। ठीक है, तो इन सारे केस का एक क्रक्स मैंने आपके लिए निकाला और वो क्रक्स मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया जंग की यादों में, ये रहा। इसलिए पहला लॉक 1 खतरा बना के वही दिया है। ठीक है, हालांकि आईसीए की बुक में आपको मिलेगा नहीं, पर ये फिर भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं कि आईसीए की बुक में नहीं है, पर ये आपके अंतरात्मा को पता होनी चाहिए बात। जैसे कि देखो, डिफिकल्टी टू परफॉर्मेंस, खड़े होकर नहीं पढ़ा पाऊंगा, तब एक चीज मेरा होमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, या तो सब ग्लूकोज लाया करो मेरे लिए, है ना, ग्लूकोज की वो गोली आती है, ठीक है, राइट, वो गोली। डिफिकल्टी है परफॉर्म करने में, परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत दिक्कत आ रही है भाई, बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या दिक्कत सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं। प्रॉफिट नहीं आ रहा भैया, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो जज साहब ने बोला प्रॉफिट नहीं आता, तो क्या दुनिया में सभी लोग प्रॉफिट में काम करते, कई लोगों को लॉस भी हो जाता है। तीसरा, डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी, जैसे स्ट्राइक कर दी, मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि भैया बाहर इंप्लॉइज ने क्या करती, स्ट्राइक कर दी, ताला लगा दिया, धरने बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसे कर करके। इन सब बातों से जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट, क्या लिखा है पुष्पा, इन सभी बातों से कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल। आप इसे इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम पॉसिबल, इम्पॉसिबल अनलॉफुल होगा, वो बात सही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे जज साहब ने क्या बोला, ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है भैया, ये क्या है, एक्सक्यूज। ये सब क्या है सर? जज साहब ने बोला ये तीनों की तीनों बातें क्या है सर? बहाना है क्या करने का सर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का। ये बहाने हैं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट ना करने के बहाने हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन तीनों चीजों की वजह से, कि डिफिकल्टी बहुत आ रही है, मैं गाजियाबाद से नहीं आ पाता, है कि नहीं बात, डर लगता मुझे अब गाड़ी चलाने में, है कि नहीं बात, हाँ, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा, या भैया लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, है ना, राइट, ये मुझे ये नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सर ने कह दिया आज का प्रोजेक्टर बंद, तो भैया ये सारी बातें क्या होंगी सर? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जज साहब ने बोला डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस कैन नॉट कंसीडर एज इम्पॉसिबिलिटी, हैंस फ्रूटी को करना पड़ेगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में फ्रूटी क्या कह रही है? बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, की स्ट्राइक होगी इसलिए मैं तुम्हारा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकती। तो जज साहब ने क्या बोला? स्ट्राइक इज नॉट, स्ट्राइक इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। समझ गए मुन्ना? तो स्ट्राइक, थर्ड पार्टी, इम्पॉसिबिलिटी, प्रॉफिट होना और डिफिकल्टी परफॉर्मेंस क्या कहलाई जाती है सर? बोलो रे मुन्ना, बोल मत लेना सर, ये बहाने कहलाए जाते हैं। सर ऊपर वाले में एक लाइन लिखा हुआ है, अनलेस इट इज अग्रीड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला मान जाए तो कर, फिर तो वो हो गया म्यूचुअल ब्रेकअप, ब्रेकअप खुशी खुशी, ना तेरी ना मेरी, चल इतने पे एडजस्ट कर ले, फिर तो क्या हो गया? हाँ, फिर तो रेमिशन हो गया, दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान की तरह, फिर तो आपने रेमिशन कर दिया, 62 लगा दिया, फिर तो आपने 62 लगा दिया, फिर तो पिछले चैप्टर में चले गए, एक बात खत्म हो गई, है ना, मतलब 62 में चले गए। मैं तो कह रहा हूं आप 62 नहीं लगा रहे, आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत करो, तो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि ये वॉइड है, वॉइड नहीं है, वैलिड आपको पूरा करना पड़ेगा, लॉस में पूरा करो आप, लेकिन आपको काम तो पूरा करना पड़ेगा, सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, नहीं ये इंटर में आज से कई साल पहले प्रेसिजन में, लेकिन भैया आपको पता होनी चाहिए बात कि ये सारी चीज एक्चुअली में ये है इसका हिस्सा ही, भले आपके आईसीए बुक में नहीं दे रखा पर ये है इसका हिस्सा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो आज थोड़े टाइम में तो एक तुम्हें बहुत मजेदार बात बताता हूं, कहानी सुनाता हूं, बहुत ही लॉ की, बहुत ही खतरनाक, कानून से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखेंगे, जो हमारा वादा था भाई क्वेश्चन तो हमें लिखना है, पर उससे पहले कहानी सुनो, बहुत जबरदस्त कानूनी कहानी सुनो। इस कहानी का नाम है पैराडॉक्स। क्या नाम है? पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। क्या मतलब होता है? अभी बताता हूं विरोधाभास होता क्या है, सुनना बहुत मजेदार चीज, बहुत दिनों से सुनाना चाह रहा हूं तुम्हें, वो तो क्लास
हमारी काम निकाल हाँ, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि दो चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। जैसे सबसे पहला पैराडॉक्स अगर मैं आपको बताऊं समझाने के लिए, उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट पैराडॉक्स, यानी कि ईश्वर का पैराडॉक्स, गॉड पैराडॉक्स, है ना। कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, सुनने ध्यान से। भैया एक बंदे ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, उसने भगवान से बोला कि एक ऐसा पत्थर बनाओ, है ना, कि भाई आप तो सब कुछ कर सकते हो, एक ऐसा पत्थर बनाओ जिसे कोई ना उठा पाए, स्वयं आप भी ना उठा पाए। तो अगर भगवान ने एक ऐसा पत्थर बना दिया जिसे भगवान खुद भी ना उठा पाए, तो फिर वो भगवान नहीं हुए, है ना, क्योंकि वो तो वो है कि जो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए इम्पॉसिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। और अगर उन्होंने एक ऐसा पत्थर बना दिया जो दुनिया में जिंदगी में कोई नहीं उठा सकता, लेकिन वो उठा सकते हैं, तो फिर वो पत्थर नहीं बना पाए जिसे कोई ना उठा पाए, स्वयं वो खुद भी ना उठा पाए। तो प्रभु बेचारे कंफ्यूज, जे क्या मांग लिया भाई तूने, ये तो अजीब सी बात हो गई, है कि नहीं बात। इसे बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ में बात समझ आ रही है खोपड़ी में? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, बात समझ आ रही है। इसे बोलोगे ओमनीपोटेंट पैराडॉक्स, यानी कि गॉड्स पैराडॉक्स, कि ईश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी मना नहीं है, तो फिर वो पत्थर कैसे नहीं बना सकता जिसे वो खुद भी ना उठा पाए। और अगर उसने ऐसा पत्थर बना दिया जो खुद भी ना उठा पाए, तो फिर वो ईश्वर कैसे हुआ? क्यों, ईश्वर तो हो गए तो खुद तो उठा ही सकते हैं। तो ये हो गया गॉड्स पैराडॉक्स। अब इस पैराडॉक्स को लॉ में लेके आता है, सुनना ध्यान से, ये एक्चुअल का केस है अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया कि आप मुझे, वो टीचर भी वकालत थे, मतलब तुम मेरे पास है और मैं वकालत पढ़ाता था, सर आप मुझे लॉ की कोचिंग दे दो। मैंने कहा ठीक है भैया दे दूंगा। स्टूडेंट ने वादा किया कि मैं आपको पैसे दूंगा जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा। डन? बोलो बात समझ आ रही है? स्टूडेंट है ना, ये टीचर हो गया, गुरुजी हो गया ना। स्टूडेंट ने कहा कि सर पढ़ा दो, उन्होंने कहा पढ़ा दूंगा। स्टूडेंट ने क्या बोला? मैं आपको पे करूंगा व्हेन आई विल विन माय फर्स्ट केस। ओके टेस्टेड, ओके डन। स्टूडेंट ने लॉ पढ़ा, फीस नहीं पे करी, लॉ पढ़ के लॉयर भी बन गया। गुरुजी कह रहे हैं लॉयर बन गया, करेगा केस तो लड़ लिया, फीस तो आ जाएगी मेरी, है ना। उसने केस ही लड़ने बन, उसने केस ही नहीं लड़ा। कोई कह रहा नहीं लड़ूंगा, बोलो क्या कर लोगे भाई तुम्हारी तरह चालू था वो, कह रहा नहीं लड़ूंगा, पढ़ लिया ना, केस ही लड़ूंगा। पर उन्होंने कहा इतनी मेहनत, मतलब इतनी फीस मैंने तुमसे 3 साल लॉ में, जितने भी साल लॉ में पढ़ा, उन्होंने फीस नहीं दी। अब इस बात पर टीचर ने क्या किया? केस करा और जज साहब को बोला कि इससे बोलो, है ना, कि भैया मेरी क्या दे दे सर, मतलब फीस दे दे मेरी, है ना, केस वेस लड़े, फीस दे दे। अब उन्होंने ये कहा कि मैं इससे कहूंगा फीस दे दे तो इसके ऊपर केस करूंगा, तो केस तो लड़ेगा भाई। जब मैं इसके ऊपर केस करूंगा तो ना चाहते हुए भी इससे क्या करना पड़ेगा? गुरु होता भाई, है ना। केस कर दिया। अब गुरुजी को पता है कि इसके ऊपर केस किया, तो अब तो लड़ना पड़ेगा भाई। अब टीचर ने सोचा, टीचर ने क्या बोला? टीचर ने बोला, वो थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना ध्यान से। टीचर ने बोला देख, अगर तू फीस नहीं दे रहा था ना, देख अब तू सुन, अगर मैं केस तेरे ऊपर कर दिया है, अब तो तुझे लड़ना पड़ेगा, तेरी जिंदगी का पहला केस हो गया। अगर तू केस जीत गया मुझसे, ये वाली बात होगी पूरी, ये वाली बात पूरी हो गई, ये वाली बात पूरी हो गई। इसका मतलब क्या? तू केस जीत गया, फीस निकाल। और क्योंकि मैंने तेरे ऊपर केस किया है कि तू मुझे पैसे देगा, और अगर मैं जीता तो भी तुझे पैसे देना पड़ेगा, तो भी तू क्या करेगा? मैं जीता तो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं जैसा कर रहा हूं, मेरी फीस दिलाओ, मैं जीत गया, दिलाओ, तो भी क्या होगा? बात समझ में आई? तो भैया गुरु होता है, लेकिन सुनो भाई, सुन ले भाई, सुन ले, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन असली पिक्चर ये है ही नहीं, असली पिक्चर ये है नहीं। तुम्हें लगा टीचर जीत गया, असली कहानी अब सुनना ध्यान से। अब भाई साहब स्टूडेंट पहुंचे कोर्ट में, सुनना ध्यान से। कोर्ट ने बोला सर अगर मैं जीता, स्टूडेंट ने बोला सर इफ आई विन, अगर मैं जीता तो मैं क्या जीतूंगा? कि मुझे पैसे नहीं देने, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर केस किया, पैसे निकाल।
और अगर अच्छा मैंने तुम्हारे ऊपर केस, सुनना ध्यान से, मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया भाई पैसे निकाल, और केस तुम जीत गए, तो तुम मुझे पैसे दोगे क्या? तो स्टूडेंट कह रहा है जब मैं जीतूंगा तो मैं पैसे क्यों दूंगा, क्योंकि केस तो मैं जीत गया। ठीक है। और फिर स्टूडेंट ने बोला अगर मैं हारा तो फिर मैं इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पैसे क्यों दूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पहला केस जीता ही नहीं। इसलिए केस आज तक पेंडिंग है। दैट सच अ केस इज कॉल्ड कोर्ट रूम पैराडॉक्स। इस केस को पता क्या नाम दिया गया? कोर्ट रूम पैराडॉक्स। एक ऐसा विरोधाभास जो एक कोर्ट रूम में आया और जिसका सॉल्यूशन आज तक नहीं है। अब बताओ कौन हारा कौन जीता? जज कह रहा है कौन हारा है कौन जीतेगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। टीचर कह रहा है भाई टीचर ने केस किया, क्या सोच के किया? अगर मैं केस करूंगा तो उसे अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ना पड़ेगा, कोर्ट तक तो ले आया ऐसे में, मैं जीता तो पैसे निकाल, क्योंकि मैंने क्या केस किया, पैसे दिलवाओ उससे। और अगर मैं हारा तो इसका मतलब वो जीत गया, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी पूरी हो गई कि भैया अगर मैं जीतूंगा तो पैसे दूंगा, तो तू जीत गया, ला पैसे निकाल। तो दोनों केस में टीचर जीतता। तुम खुश भी यही हो रहे थे। अरे वाह सर। स्टूडेंट क्या निकला? स्टूडेंट और चालू निकला। स्टूडेंट कह रहा है सर सुन तो लो, अगर मैं जीता तो किस बात के लिए जीता? भाई आप जीतोगे तो आपको पैसे आप पैसे मांगोगे, मैं जीतूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल नॉट पे। और अगर मैं हार गया तो फिर मैं पैसे क्यों दूं? क्योंकि हमारे टर्मिनोलॉजी में क्या लिखा था कि मैं पहला केस जीतूंगा तो पैसे दूंगा, जब मैं पहला केस जीता नहीं तो नो पेमेंट। यहां पेमेंट मिलने के लिए तैयार है दोनों तरफ से, और यहां पेमेंट नहीं मिलने की तैयार है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोर्ट रूम पैराडॉक्स। बोलो मजा आ गया सर? सॉल्यूशन नहीं समझ गए बात? किसी को समझाने के लिए पहले खुद समझना पड़ेगा। ये मतलब घर जाके बोलो मम्मी आज तो एक चीज बता दो, तुम्हें बहुत तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो पहले खुद समझ लेना बोल कह रहे हो, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं समझोगे ना सामने वाला समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें सामने वाले को दो बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की बुद्धि चल रही होगी तो क्या बोल रहा है फिर से बोलियो। वो पता क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा बहुत लॉ पढ़ के इस चीज में पक्के हो चुके हो कि हाँ ऐसा होता है, मतलब ऐसा हो रहा है। और जो बेचारा साइंस का जो लॉ ना पढ़ रहा है उसके दिमाग में घूमेगी ना मत। अरे सुन, तो हो सकता है तुम्हें मैंने लिख के बताई बात तुम्हें लिख के समझानी पड़े बात, पर ये है बहुत जबरदस्ती। इट इज कॉल्ड कोर्ट रूम पैराडॉक्स। तीसरा पैराडॉक्स बताऊं, वो भी कोर्ट का ही है, पक्का। वो इससे बहुत आसान है। हाँ बता रहा हूं। 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे भैया? 3 दोस्त थे। तीनों ने रेगिस्तान में ट्रैवल करने का क्या किया सर? है ना, एक प्लान बनाया कि रेगिस्तान में जाएंगे और ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, ये प्लान बनाया। तीनों में से मान लो एक्स, वाई और जेड, तीनों में से ये 2 दोस्त तो बहुत पक्के थे, लेकिन जेड से पटती नहीं थी किसी की। जेड बेचारा बहुत चालू टाइप का था। अंदर ही अंदर दोनों इससे क्या करते थे सर? इन्होंने सोचा जेड को लुढ़का दिया जाए, रेगिस्तान में पता बेन लगेगा। एक्स ने जेड की पानी की बोतल में जहर मिला दिया। पानी की बोतल में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया कि भैया जब भी क्या करेगा, रेगिस्तान में भैया पानी तो प्यास तो लगनी है, जब भी प्यास लगेगी जहां भी पिएगा क्या होगा सर? मर जाएगा। तीनों ने कहा कि तीनों अलग अलग रास्ते से ट्रैकिंग करेंगे और एक जगह जाके मिलेंगे। तो तीनों ने अपनी डायरेक्शन चूज कर ली। तो एक्स को बताता है कि जब भी ये अपने रास्ते से जा रहा होगा मैं इससे दूर होऊंगा, है ना। अब ये मर जाएगा तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, भैया मर गया मुझे नहीं पता कैसे मर गया। वाई को ये बात पता नहीं थी। तो वाई ने क्या किया, जो जेड की बोतल थी उसे लगा कि भैया ये पानी जरूर पिएगा। अब पानी अगर ये पिएगा और रेगिस्तान में अगर से पानी ना मिले तो डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। वाई ने रेड की बोतल में छेद कर दिया। सारा पानी धीरे धीरे, है ना। अब कोई इंसान पानी पी के चलेगा, ये वाली बोतल का पानी तो रास्ते में होगा। अब पूरे की पूरी बोतल खाली हो गई, और एक्चुअली में जेड की इस केस में सच में डेथ हो गई ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डेथ तो उसकी हुई क्योंकि उसको पानी नहीं मिला और उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वहां के जो लोग होंगे उनको पता लगा होगा, उसकी बॉडी को ढूंढा, एक्स और वाई साथ थे, ये पता लगा, सब कोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। और पुलिस ने यही पता लगा दिया कि इसने छेद किया था, इसने जहर मिलाया। ये बात भी इनको, है ना, पिटाई करके पता लग गई बात कोर्ट में। अब सुनना ध्यान से,
एक्स मान लो, ये एक्स का वकील और वाई का वकील, मान लो दोनों एक्स और वाई वकील है, बहुत ही नामी ग्रामी वकील है। एक्स कह रहा है कि आप मुझे कोर्ट रूम तक तो ले आए, लेकिन ये बताओ मैंने जहर मिलाया, जहर पी के उसकी मृत्यु नहीं हुई, जहर पी के उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो मैं कातिल नहीं हूं, तो मेरे ऊपर मर्डर का केस चार्ज नहीं कर सकते आप। ठीक है, नहीं साजिश करने का अलग चीज है कि मैंने साजिश करी, आपको साजिश करने की सजा 1-2 साल होगी या जुर्माना होगा, लेकिन मर्डर की सजा तो उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है पुराने जमाने के लॉ में। तो मतलब मैं ना जेल जाऊंगा, ना मुझे उम्र कैद होगी, ना मुझे फांसी होगी। हाँ, मुझसे जो पैसा लेना है, साजिश, अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं, मैंने क्या किया, साजिश करी, वो बात अलग है, लेकिन मर्डर का कैसे चला ना, मुद्दा तो मर्डर का है, मर गया ना वो इंसान। सुनना ध्यान से, अब एक इंसान मर तो गया, अब इंसान मर गया, इस तरह जहर पीने से मरा है, तो मेरे को क्यों बुला रहे हो भाई, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। वाई कह रहा है तूने बॉटल में छेद किया, इसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो गया। वो कह रहा ना, बॉटल में छेद होने की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, बॉटल में छेद होने की वजह से जहर ना पीने में मैंने तो उसकी जान बचाई है। आप कह रहे हो तूने बॉटल में छेद किया, पानी बह गया, पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, मर गया। वो कह रहा है मैंने बॉटल में इसलिए छेद किया ताकि उसकी जान बच जाए, बॉटल में छेद होने से उसकी जान बच गई, वो डिहाइड्रेट हो मर गया, अलग बात है, पर बॉटल में छेद होने की वजह से वो जहर वाला पानी नहीं पिया, उसकी जान बच गई। अब ये बताओ, एक्स की भी गलती नहीं है, वाई कह रहा है मैंने तो उसकी जान बचाई है, मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब बताओ, दोनों अलग अलग रास्ते में थे, तीनों अलग अलग रास्ते पे थे, तीनों का अलग अलग रास्ता था ना। हाँ, वही तो कह रहा है कि अगर मैंने उसकी बॉटल में छेद नहीं किया होता तो क्या होता, वो मर गया था, लेकिन मैंने तो उसे बचाया, बल्कि पर वो अपनी दलील ये दे रहा है कि मैंने उसे बचा लिया छेद करके। कोर्ट में आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया कि आपने साजिश करी है, गलत मुद्दा है, उसके लिए सजा है, लेकिन कोर्ट में आज तक ये प्रूफ नहीं पाया हु इज मर्डर, किसको कहा जाए कि कातिल है। ये भी एक कोर्ट रूम पैराडॉक्स 2 था, बात समझ में आई? तो दोनों ऐसे केस है जो आज तक क्या है सर, दोनों ऐसे केस है, ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स है, बहुत सारे पैराडॉक्स तुम्हें सारे बता दूंगा तो तुम कंफ्यूज जाओगे, है ना। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत सारे पैराडॉक्स में से 2-3 वो गॉड वाला तो समझाने के लिए बताया, और 2 जो हमारे काम के, दोनों ही क्या थे सर, कोर्ट रूम पैराडॉक्स। पहला वाला समझ गए ना, राइट। सबसे बड़े पैराडॉक्स वही था, टीचर और स्टूडेंट वाला। हाँ सर, आ जाओ सर आज की प्रक्रिया पर, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे पानी की बॉटल है अगर स्टैंड अप प्लेस है तो भाई एक्सेप्शन का बोल रहा है क्या, रिस्क नॉट रेट का एक्सेप्शन। हां, एक्सेप्शन में आएगा ना, तो बॉन्ड बोल रहा है ना, अरे बात नहीं करो, अपना में लिखो, बाद में बात में तुम वो लिखो। सर है ना, पर वो पनिशेबल नहीं था, तो वो वहाँ पनिशेबल नहीं, आईपीसी कोई दिक्कत है।
It is not flexible but it is an attempt to check the level of लिखा है check to commit anything forbidden in IPC to question goals लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सोसाइटी की कंपनी के ना पोर्शन लेकिन ब्रीफ का मतलब है कोर्ट में ब्रीफिंग लीगल इस केस में पार्टनरशिप बैंक
छह सात मिनट से ज्यादा हो गए अब तो। एक मिनट ब्रह्मपुत्र में चुका है, माधव चक्र में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वैसे बैंक 5 साल टाइम देखो ना। चलो भैया देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन की खास बात ये, कई बच्चों को लगेगा सर्विस एग्रीमेंट है तो भैया वैलिड हो जाएगा, है ना। वैलिड क्यों हो जाएगा कि भैया हमने याद किया था सर, सीए वाली बात हमने याद की थी कि आप किसी के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बॉन्ड भरवा के रेस्टोरेंट लगा सकते हैं। तो एक तो वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, 1 साल 2 साल 2.5 साल, और एक विद इन लिमिट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बैंक एक कर्मचारी के ऊपर लिमिट लगा रहा है, वो क्या पूरे इंडिया में जॉब नहीं करेगा। तो पूरे इंडिया में, तो भाई मैं इंडिया में जॉब नहीं करूंगा तो मुझे क्या कहते हैं, स्विस बैंक वाले मुझे हायर कर लेंगे, बताना जरा। बैंक ऑफ पाकिस्तान हायर कर लेगा मुझे, बैंक ऑफ चाइना कर लेगा क्या, नहीं ना। तो अगर मेरे को बैंकिंग काम आता है, पूरे इंडिया में बैंकिंग का ही काम ना करूं 5 साल, तो 5 साल तक बेरोजगार रहूं। आप ये बोल सकते थे कि भैया जैसे नोएडा में, तो नोएडा में मत कर, याद आ गई बात, राइट, एनसीआर में मत कर, पूरे इंडिया पे थोड़ी बैन लगा दोगे आप। और 5 साल भी क्या लगते हैं सर, किसी बंदे को रोकना 5 साल भी क्या लगते हैं सर, है ना। और लिखा क्या है, आफ्टर सीजिंग। और जो मैंने तुम्हें सीए वाला बताया था उसमें ये बताया था कि ड्यूरिंग जॉब, आप ड्यूरिंग जॉब कहीं और नहीं जाएंगे। यानी कि अगर मैं किसी सीए के अंडर आर्टिकलशिप कर रहा हूं या मैं किसी डॉक्टर के अंडर जूनियर डॉक्टर काम कर रहा हूं, याद है दोनों केस में मेरी कमाई तो चालू थी भाई। मैं सीए का काम कर रहा हूं तो सीए मुझे कुछ तो पैसे दे रहा है, मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूं, डॉक्टर मुझे कुछ तो पैसे दे रहा है। तो यानी कि उन केसेस में मेरी अर्निंग क्या थी, अर्निंग थी, मैं घर में पैसा ले जा रहा था, मैं भूखा नहीं मर रहा था, रोजी रोटी की कोई दिक्कत नहीं थी। यहां वो कह रहा है जब तुम जॉब छोड़ के जाओगे तो 5 साल तक कहीं जॉब मत करना। तो 5 साल तक बताओ कमाऊं क्या पूरे इंडिया में, एक तो पूरे इंडिया में मत करना, यानी कि मेरे को जो काम आता है तुम मुझे वो कर नहीं दे रहे पूरे इंडिया में, और 5 साल तक मत करना। तो 5 साल तक भीख मांगूंगा क्या मैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार में बैठा हुआ 5 साल तक, ये बताओ भीख का मांगू मैं, कमाऊं क्या, खाऊं क्या। सेम केस किसमें आया, ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस ई स्कार्ट, ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस ई स्कार्ट में भी 5 साल के बैन लगाया था। तो डिट्टो वही, बस टी कंपनी की जगह क्या ले लिया, यहां पे बैंक ले लिया, और चीजें बिल्कुल वही रखी। कौन सी सर, 5 साल। तो एक बात सोचो,
जो सर्विस एग्रीमेंट होता है उसमें एक तो लिमिट स्पेसिफाई होनी चाहिए, लिमिटेड टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए, और वो सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द जॉब चल रहा होता है पुष्पा, ड्यूरिंग द जॉब, समझ रहे हो, ड्यूरिंग द जॉब। उस सर्विस एग्रीमेंट में, सीए और डॉक्टर के सर्विस एग्रीमेंट में कभी ये नहीं था कि छोड़ने के बाद, तुम खुद लॉजिक लगाओ, एक बंदा छोड़ने के बाद, एक बंदा जॉब छोड़ने के बाद क्या भूखा मरेगा 5 साल, भीख मांगेगा क्या वो? तुम उसके ऊपर कह रहे हो 5 साल तक तू कुछ नहीं करेगा, तो 5 साल तक मैं करूं क्या, ये बता दो फिर। ठीक है, राइट। उसमें यह लिखा था जब तुम मेरे यहां जॉब करेगा ना, मेरे यहां जॉब करते हुए नहीं जाएगा, तो जब तुम सीए आर्टिकलशिप का क्या भरोगे, फॉर्म भरोगे, तो जिस सीए के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा जब तक तू मेरे अंदर ट्रेनिंग कर रहा है तो मेरे से पूछे बिना किसी और के अंदर ट्रेनिंग नहीं करेगा। अरे जब तुम उसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो, सीए सर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो तुम्हें स्टाइपेंड या कुछ पैसे देते रहे, है कि नहीं बात? तो वो ये तो नहीं करे कि भाई तेरे को कुछ खर्चा पानी नहीं दे रहे। ऐसे डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है जूनियर डॉक्टर से, तो तुम मेरे डॉक्टरी का काम करेगा तो कहीं और अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा, तो डॉक्टर पैसे दे तो रहे हैं। यहां तो आप उसकी रोजी रोटी खत्म कर रहे हो, यहां तो आप कह रहे हो आफ्टर सीजन, एक तो खतरनाक बात, यहां रोजी रोटी खत्म 5 साल तक, इतना बड़ा समय, और पूरे इंडिया में। तो क्या बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बांग्लादेश और चाइना में जाऊंगा जॉब करने, जब आता मुझे बैंक का काम है? तो बात समझ में आ रही है? ई इसका यानी ब्रह्मपुत्र टी वाला केस लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही पहचाना सर। एक्सेप्शन टू रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है जिसमें सर्विस एग्रीमेंट है, सीधा, है कि नहीं बात? जीपीएस सिग्नल लॉस्ट में सर्विस एग्रीमेंट है ना, लेकिन एज पर द केस ऑफ ब्रह्मपुत्र टी कंपनी वर्सेस एस्कार्ट इट इज नॉट रीजनेबल। और कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा सर, आर्टिकल 19 के हिसाब से आप क्या है सर, यू हैव द राइट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डू द लीगल बिजनेस इन इंडिया। बात समझ में? तो एक तो ये लगेगा, 27 लगेगा, और ये लगेगा, इन 3 बस, और कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 3 ही चीजें काफी हैं। आर्टिकल भी याद ना रहे तो 27 और ब्रह्मपुत्र वाला है ना, केस ही काफी। अब इसको लिखें कैसे, है ना, स्पीड थोड़ी एग्जाम में बढ़ाएंगे, ठीक है, राइट। आंसर 21, ठीक है। क्या डाला सर पहले मैंने, क्या डाला मुन्ना? प्रोविजन लिखो। आप चाहो तो पहली लाइन लिख सकते हो, एज पर आर्टिकल 99, क्या लिखोगे? देयर इज अ राइट और देयर इज अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एनीवेयर इंडिया। फिर लिखोगे एज पर, इधर ध्यान दो, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी एग्रीमेंट बाय विच क्या लिखा जाएगा? बाय विच वन पार्टी इज रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग लॉफुल बिजनेस और ट्रेड या प्रोफेशन, है ना, इज वॉइड। ये किसने लिखा सर? ये 27 ने लिखी बात, ये वाली बात लिख दी। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, पहला एरो हो गया, है ना। दूसरा क्या लिख सकते हो सर? दूसरी बात क्या लिखोगे? हाँ, सर्विस एग्रीमेंट, इसकी हेडिंग डाली, फिर क्या लिखोगे? इन केस ऑफ सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड इफ, सबसे खतरनाक लाइन, इफ सच एग्रीमेंट इज फाउंड टू बी रीजनेबल इन टर्म ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, राइट। अगर वो टाइम एंड प्लेस में नहीं हुआ तो फिर क्या लिख सकते हो? दैट इज इफ एन एग्रीमेंट विच प्रिवेंट एनी एम्प्लॉय फ्रॉम ज्वाइनिंग अदर सर्विस या सिमिलर सर्विस
is void if it is not in reasonable टाइम और लिमिट। ये लिख दी बात। सिमिलर, अब इसके नीचे क्या लिख दो सर? केस लॉ। हाँ, ये वाला अबव प्रिंसिपल लेड डाउन इन केस ऑफ, कौन सा केस? हाँ, ब्रह्मपुत्रा टी लिमिटेड कंपनी वर्सेस ईस्कार्ट। और फिर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि ये वाले उसमें ये डिसाइड हुआ कि भैया वॉइड, इसमें तो वॉइड किया था क्योंकि तुमने आपने क्या किया, 5 साल तक रोक दिया उसे। 5 साल तक बेचारा बेरोजगार रहेगा क्या? अब कुछ नहीं, इतना मैंने लिख दिया, इतना सफिशिएंट है। प्रोविजन के बाद क्या लिखना होता है सर मुझे? एनालिसिस तो 2-3 लाइन में भी लिखोगे तो खेल खत्म है ना। आप चाहो तो प्रोविजन में ही यहां लिख सकते हो सेक्शन 27, यहां लिख सकते हो या ऊपर कहीं भी लिख सकते हो आर्टिकल 19(9). अब एनालिसिस पे आ जाए। बताओ एनालिसिस में क्या लिखूं? इन द प्रेजेंट केस, अफोरसेट तो ऊपर वाला हो गया, अफोरसेट नहीं लिख सकते ना। प्रेजेंट केस क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है, इन द प्रेजेंट केस अ बैंक, वो लाइन लिख दोगे, अपॉइंट ऑफिसर विद द कंडीशन दैट, कंडीशन क्या लगाई? आफ्टर सीजेशन ऑफ सर्विस ही विल नॉट डू द सर्विस फॉर 5 ईयर विद इन, पूरी दादा पूरे इंडिया में वो बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है ना। आप इसे क्या बोलोगे सर? दिस टर्म इज अनरीजनेबल, कहता है ना, अनरीजनेबल इन टर्म ऑफ, है ना, टाइम एंड प्लेस। देयरफॉर बैंक कैन नॉट एनफोर्स दिस कंडीशन। एनालिसिस तो 4-5 लाइन की बनेगी बस। अच्छा, बैंक कह रहा है वो या फिर वो इंप्लॉय की नजरों से पूछ रहा है क्वेश्चन? बैंक की नजरों से पूछ रहा है ना। बैंक की नजरों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो लिखेंगे बैंक कैन नॉट एनफोर्स। अगर इंप्लॉय की नजरों से क्वेश्चन पूछो तो क्या लिखेंगे? है ना। इंप्लॉय की नजरों से लिखेंगे तो आप लिखोगे इंप्लॉय कैन विन, या इंप्लॉय कैन डू द सर्विस, या इंप्लॉय कैन हैव द लीगल राइट टू डू द सर्विस। तो बैंक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। पर इसको आपको 6 या 7 मिनट में पूरा करना है। सही राइटिंग में। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ एग्जाम में कितने मिनट मिलते हैं तुम्हें? 180। चलो टोटल बताओ ना एक तरीके से। 180 कितने नंबर का पेपर होता है? और 100 मार्क्स होते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं 100 मार्क्स के लिए तुम्हें 180 मिनट मिलेंगे तो 1 मार्क्स के लिए कितना मिलेगा? 1.8, 100 है ना, 1.8 मिनट। यानी कि कुछ रिवीजन का, कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टाइम मिलोगे। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूं, अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास एक नंबर के लिए 1.6 मिनट है ना, 1.6 मिनट। 0.2 मिनट फॉर रिवीजन पर्पस, या किसी क्वेश्चन में तुम अटक गए या किसी क्वेश्चन में बाई चांस ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो सेफ साइड हो गया। यानी कि 0.2 मिनट है ना इंटू 100 कितने हो गए? 20 मिनट। 20 मिनट के आप 15 मिनट कर दो बस मैक्सिमम। आपका पेपर 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए। आपके पास 15 मिनट का मार्जिन होना चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए। ये खाली लॉ के लिए नहीं बोल रहा, ये चारों सब्जेक्ट के लिए है, सभी सब्जेक्ट के लिए।
सभी सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक नंबर के लिए 1.6 मिनट होंगे। यानी कि अगर आपके पास अकाउंट का क्वेश्चन है और अकाउंट का क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का है, पहला क्वेश्चन लेट से 12 मार्क्स से आ गया, 10 मार्क्स से आ गया, मान लो 12 इंटू 1.6 करो, कितना हो गया, यानी अप्रोक्सीमेट 20 मिनट। 20 मिनट में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए। लॉ का क्वेश्चन अगर कोई आया, मान लो 5 मार्क्स का, क्यों मैं इतने दिन से तुम्हें समझा रहा हूं कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया, तो 4 इंटू 1.6 करना, कितना, यानी अप्रोक्सीमेट में तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में तुम्हें लिखकर कंप्लीट कर देना। यानी 7 मिनट के बाद तुम्हारे पास राइट नहीं है इस क्वेश्चन पे टाइम लगाने का। जितना लिख दिया, जैसे लिख दिया, पेन को छोड़ दो उसके लिए, अब पेन अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, इस पे टाइम नहीं लगा सकते अब 7 मिनट से ज्यादा। और अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गए तो इतना ध्यान रखना, स्टॉप वॉच लगा देना। यानी कि अगर तुम्हारी घड़ी 2:15 बजा रही है और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो 15 में 7 ऐड कर लो बस। ठीक 2:22 पर ये वाला क्वेश्चन जहां भी है वहां छोड़ना पड़ेगा, सीधा ये लिखकर बात खत्म। जो ऊपर लिख दिया, जो सोच लिया, ये आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ये चीजें कितनी लिखी गई, 7 मिनट होंगे आपके पास। 7 मिनट में क्वेश्चन सोचना भी है, क्वेश्चन के दिमाग में ड्राफ्टिंग भी करनी है और क्वेश्चन को लिख के खत्म कर देना है। ठीक 7वें मिनट से पहले, 8वें मिनट चालू होने से पहले ये क्वेश्चन यहां पे डेड एंड। इसे मैं पूरे एग्जाम में, पूरे अगले 170-75 मिनट में उठाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, जब तक कि मेरा पेपर पूरा ना हो जाए, मेरे पास ये मार्जिन ना हो। अगर ये मार्जिन है तो उठा के तुम उसमें कुछ जो चर्चे जोड़ना चाहो जोड़ लो, कि तुम्हें लगता है कि हाँ मैं जोड़ सकता हूं, मुझे याद आ गई चीजें। लेकिन अगर ये मार्जिन नहीं बचा तो इस क्वेश्चन में वापस पलट के नहीं देखना, क्योंकि ये पूरा करना है तब अगला पूरा होगा, तब मेरा पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होगा। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होगा तब मेरे 80 प्लस के चांस होंगे। मैं अटेम्प्ट ही 90 मार्क्स का कर रहा हूं, 85-80 मार्क्स का कर रहा हूं, तो 80 प्लस कैसे जाएंगे? 80 प्लस लाने के लिए 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना जरूरी है। और वो अटेम्प्ट कैसे होगा? जब आप इस टाइम थ्योरी को लगाओगे। अब 1 मार्क क्वेश्चन आई हैव ओनली 1.6 मिनट, ये अपने नोट में लिख लो, है ना, ये अपनी कॉपी में लिख लो। हर एग्जाम में, खाली इस लेवल पे नहीं, जिंदगी के हर एग्जाम में, क्योंकि मैं हमेशा जिंदगी का हर एग्जाम यही सोच के दिए हैं। जिंदगी में अगर आपके पास 1 मार्क्स है, गेन करते हैं, तो आपको 1 मार्क्स के लिए सिर्फ इतने मिनट मिलेंगे, चाहे वो सीए का एग्जाम हो, चाहे बीकॉम का एग्जाम हो, चाहे दुनिया में कोई भी लेवल का एग्जाम हो। हर एक लेवल के एग्जाम के लिए आपके पास 1 नंबर के लिए 1.6 मिनट्स है। अगर वो 180 घंटे का पेपर है तो, 180 मिनट का पेपर है तो, अगर 3 घंटे का पेपर है तो ये टेक्नोलॉजी चलेगी सर। और आपका 3 घंटे का पेपर है तो ये आपके साथ हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर है तो 120 डिवाइड बाय 100 कर लेना, 1.2 हो जाएगा। तो जितने घंटे का पेपर है डिवाइड बाय मार्क्स कर देने हैं और फिर आपको पता लग जाएगा मैं 1 मार्क्स के लिए इतना समय दे सकता हूं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन के लिए 7 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन नंबर 21, अगर ये क्वेश्चन नंबर 21 4 मार्क्स का है, तो ये पूरा का पूरा डेटा जो मैंने लिखा कितने मिनट में लिख देना है आपको? 6 से 7 मिनट में लिखकर खत्म कर देनी है बात और दूसरा क्वेश्चन आ जाना है। बात समझ में आई? रुको, अगले लिखने के लिए जरा, पर पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन और पढ़ लो। हाँ 1 मिनट रुक जाओ बस। क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे पास नोट्स में तो 43 पे आओ। पढ़ना जरा, 1 लाइन का क्वेश्चन है पर है बहुत जानदार। सर वो एक विल है, वो बाइंडिंग नहीं होगा। आई शेल लिखा है भाई, मैं बेचूंगा। इंटेंशन वही तो बता रहा हूँ, विल इंटेंशन है, नहीं होगा। वही तो नहीं, अब भी नहीं समझ रहे। इंटेंशन कहां है? शेल लिखा है। अरे नशे में रहने वाले। हाँ, विल यू बाय पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। शेल का मतलब है कि इंटेंशन नहीं है, ऑफर है। शेल का मतलब होता है ऑफर करना, कंपल्सरीली ऑफर करना। इंटेंशन में तो मैं ऐसे, शेल मतलब होता है किसी बात को ठोक बजा के बोलना, भाई मैं ऑफर कर रहा हूं तेरे को, तू बता खरीदेगा? वो कह रहा है यस आई शेल बाय, मैं खरीदूंगा। शेल का मतलब है कॉन्टेक्ट हो गया भयंकर तरीके से। अगर किसी बात को मुझे बहुत प्रेशर से कहना हो ना लॉ की लैंग्वेज में, तो लॉ उसमें शेल लगाता है। शेल मतलब जिसमें कोई भी
शंका ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि है कि नहीं है। शेल का मतलब है, जुटला नहीं सकता। तो शेल बहुत खतरनाक शब्द होता है लॉ में। शेल का मतलब होता है इट विल हैपन, इट बाउंड टू बी हैपन, कोड भी बना नहीं कर सकता। वो कह रहा है विल यू बी, आई शेल सेल माई हाउस, विल यू बाय, वो कह रहा है यस आई शेल बाय, खरीदूंगा, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई। बताओ आंसर क्या ना समझ में आया तुम्हारी बात? तो दोनों ये, अरे वहां पे एक स्प्रिंट है, बी कर देना सर, कंसीडरेशन। भगवान कसम के दिन कूद जाऊंगा मैं, चौथे माले से कूद जाऊंगा। नहीं समझे? सेक्शन वही है जो अभी पढ़ा, 27 नहीं सॉरी 29। भाई मैं तुमको कह रहा हूं मेरा घर खरीद लो, तुम कह रहे हो खरीदूंगा, क्या मिसिंग है? कंसीडरेशन। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब क्या क्या चीज अनसर्टेन हो गई? सेक्शन 10 भी तो लगेगा। सेक्शन 10 तो सब बोला। वो तो लगेगा ही। मुद्दे की बात क्या है? दिस इज नॉट सर्टेन बिकॉज, सब हम सर 25 मिनट सब लगेगा। है ना? लेकिन इसमें क्या चीज मिसिंग है? तो आप एक तो 25 भी कहते हो, कोई कंसीडरेशन की बात नहीं हो रही कि मैं खरीदूंगा, हाँ मैं खरीदूंगा, भाई मैं बेचूंगा तो खरीदेगा, हाँ मैं खरीदूंगा, बताओ तो कितने में खरीदूंगा? तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो जाएगी, मौजूम अली वाला केस हो गया। और दूसरा 29 भी तो है, अनसर्टेन नहीं है किस बात को लेकर। यानी आपको पूरे के पूरे सेंटेंस में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या अनसर्टेन है? प्राइस इज मिसिंग। प्राइस के बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं, अनसर्टेन किस प्राइस पे, है ना? राइट, चलो घर में देखो माई हाउस हो गया, वो दिखा भी रहा है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? क्या प्राइस तो लिखा होना चाहिए। तो जज साहब ने बोला मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड आर हेंस रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। याद रखना है बात, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी एग्रीमेंट इन द क्वेश्चन इज वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। प्राइस नहीं है ना भाई, तभी तो कह रहा हूं तुमने जो क्वेश्चन मैंने दिए नोट्स में चैप्टर के एंड में वो कर लो, ये पिछले जन्म के कर लो, एमटीपी आईटी पढ़ लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास तो स्कैनर भी है क्या दिमाग? राइट, तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें एक एक लाइन में भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी सर? पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन ऐसा आता है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वो भी लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या मिसिंग है? प्राइस का ना होना क्या बनाता है? अनसर्टेन बनाता है। तो सेक्शन 29 पे था ये क्वेश्चन। सिर्फ 5-25 लिखिए। 29 लिखना पड़ेगा सर। ठीक है, आप दोनों लिखे, 25 भी और 29 भी। बोलो समझ गए सर?